स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 11th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, और जो विद्युत ऊर्जा है वो किससे बनती है, उसकी परिभाषा और किन किन संयंत्रों से बनती है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण, कि ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार होता है। मतलब ऊर्जा का संरक्षण से समझ सकते हैं हम कि मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब आपको वो कैसे, तो इसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कि हमने पे जो पवन ऊर्जा संयंत्र पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो पवन ऊर्जा संयंत्र से क्या होता था कि वो पवन चक्की लगी रहती थी। ये पवन चक्की लगी हुई रहती थी। अब यहाँ पे जो टरबाइन मशीन लगी हुई थी। अब ये जो पंखा है वो आपके हवा से, जितनी हवा चलती थी उतना तेज घूमता था। तो हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है वो आपके जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती थी। तो मतलब ये हो रहा है कि ये ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, मतलब यहाँ जो मान लेते हैं हवा में दो ऊर्जा थी, तो वापस ये विद्युत ऊर्जा में बदली, तब आपके दो ही होगी। आपके दो मतलब ऊर्जाएं उतनी की उतनी रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरी ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, वैसे हो रहा है। अब जैसे कि बल्ब जल रहा है, अब बल्ब जल रहा है तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, उसके साथ में ऊष्मा भी दे रहा है, वो भी हो रहा है। पंखा चल रहा है, तो जो पंखा चल रहा है वो आपके जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ऊर्जा संरक्षण। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा उतनी की उतनी रहती है। एक उदाहरण लेते हैं हम स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, अब इसमें गतिज ऊर्जा थी। अब इसको हमने कंप्रेस कर दिया, मतलब इसको पास में लेके आ गए, इतना कर दिया इसको। अब इसको इतना कर दिया तो जो गतिज ऊर्जा थी, इसमें गतिज ऊर्जा थी वो आपके कंप्रेस हो गई, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा में आ गई। यहाँ पे आपके जो काइनेटिक एनर्जी थी इके, वो तो होगी जीरो, क्योंकि इसको हमने पास लेके आए तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसमें संचित हो गई। फिर इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वापस जाएगा, ये स्प्रिंग वापस जाएगी, ये वापस इतनी होगी। ठीक है, तो फिर से इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके काइनेटिक ऊर्जा में वापस चेंज हो गई, ये होगी। अब देखो ये स्प्रिंग थी आपकी इतनी, फिर इतनी रह गई, तो यहां से मतलब ये इतनी थी, तो इसको मान लेते हैं कि एक्स दूरी तक कम हुई है, ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, इक्के 1/2 mv², ये पढ़ा था। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है ऊपर थी, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/2 के x², फिर x², ये यही x² है, मतलब जितनी दूरी कम हुई है वो यही x है। ठीक है, अब ये होता है कि मतलब जैसे ही हम इसको, अब देखो जो इसका बल है, हमने इसको कंप्रेस किया तो इसका बल है वापस यहां तक लाने के बाद में जो बल है इसको इस तरफ धक्का दे रहा है और हम इसको इस तरफ दे रहे हैं, तो मतलब विपरीत दिशा में हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है। तो एक तो जो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होता है, मतलब जो ये काइनेटिक एनर्जी है उसके परिवर्तन को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन को हम दर्शाएंगे डेल्टा ई के से, इसे इस प्रकार दर्शाएंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको दर्शाएंगे हम डेल्टा ई पी से। तो ये जो होती है ये दोनों, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ये पोटेंशियल एनर्जी होती है।
क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी है वो भी काइनेटिक में चेंज होती है। तो इसकी जो चेंज तो होती है लेकिन जो इसकी दिशा होती है वो विपरीत होती है। तो हम ऊर्जा संरक्षण से लिखते हैं कि डेल्टा ई के इक्वल डेल्टा ई पी। इसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी तो फिर वो पोटेंशियल चेंज होगी तो वो माइनस हो गई क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। अब देखो, अब अभी हमने बात की थी कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ये नष्ट नहीं होती है बिल्कुल भी। तो देखो अब इसको इधर लेके आएंगे इक्वल से, तो ये प्लस का हो जाएगा, ई के प्लस डेल्टा ई पी बराबर 0। अब देखो इसका मतलब ये है कि इन दोनों मतलब ये दोनों मिलके 0 है, मतलब इन जो काइनेटिक जो ऊर्जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो रहती उतनी की उतनी ही है। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो देखो देखते हैं, बराबर होती है। तो देखो उसको हम लिखेंगे EM से, जो यांत्रिक ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा थी आपके काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग था, इन दोनों को मिलाएंगे तब ये यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को लिख देंगे हम EM से। ठीक है, और इसको तो पता ही है EP काइनेटिक EK, और ये हो जाएगा EP पोटेंशियल, मतलब ये दोनों। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, मतलब ये दोनों मिलके 0 का तो मतलब ये है कि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इन दोनों का योग 0 हो गया। अब ये चीज होती है, अब इसका मतलब ये है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो इन दोनों की योग के बराबर होती है जब चेंज होती है तब। तो लेकिन रियल में ये नहीं होता है, हम मानते हैं कि ऐसा होता है लेकिन रियल में जो अलग होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरी ऊर्जा वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और जो बल्ब है वो प्रकाश जो प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी ऊर्जा होती है वो अन्य में जाती है, मतलब कुछ और भी ऊर्जा वेस्ट होती है। अब जैसे कि समझते हैं कि कोई बल्ब जल रहा है, अब बल्ब जल रहा है तो हमने बल्ब किस लिए जलाया? प्रकाश के लिए। अब जरूरत तो हमें केवल प्रकाश की थी, लेकिन उसके साथ वो गर्म भी तो हो रहा है, उसके साथ वो गर्म भी तो है, गर्म तो फिर उष्मा ऊर्जा एक और हो गई, एक प्रकाश ऊर्जा, फिर एक हो गई प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, क्योंकि वो गर्म भी तो हो रहा है, उसके बाद उष्मा ऊर्जा भी हो गई। इस प्रकार होता है जैसे कि पंखा चल रहा है, अब पंखा केवल हमें हवा के लिए चाहिए, लेकिन वो जैसे ही घूमता है फिर वहां पे उसमें वो भी उष्मा ऊर्जा देता है। इस प्रकार होता है। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, देखो देखें। हाँ, अब देखो ऊर्जा का संरक्षण, इस नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब जो यदि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन अगर डेल्टा EP और डेल्टा EK हो, तो मतलब जो परिवर्तन है इसको परिवर्तन से दर्शाते हैं, मतलब ये परिवर्तन का सिंबल है, वो तो मतलब ये चीज अभी देखी थी, डेल्टा EP इक्वल माइनस डेल्टा EK, तो हम इसको अगर इधर लाएंगे तो ये बराबर 0 के हो गया, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी आपके, यांत्रिक ऊर्जा को EM से दर्शाएंगे बराबर EP प्लस EK। अब देखो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो अन्य रूपों में भी होती है, इसको हम दर्शा रहे हैं कि ये इतनी की इतनी है, लेकिन इसके अन्य रूपों में भी हो रही है। जैसे देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। जो सारी ऊर्जा है वो मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं इसको,
एक तो पोटेंशियल एनर्जी में और एक काइनेटिक एनर्जी में, इन दो भागों में बांट सकते हैं। अब इसके अलावा उष्मा उष्मा में भी परिवर्तन होता है, इसका घर्षण भी होता है और इसमें अन्य भी होते हैं। अब देखो जैसे कि कोई बाइक है, बाइक का उदाहरण लेते हैं हम कि बाइक चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो हमें जो इंजन, सबसे पहले इंजन स्टार्ट होता है, तो इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो गर्म होता है। अब हमने इंजन स्टार्ट इसलिए किया है, गर्म होने के लिए नहीं, वो टायर को घुमाने के लिए। तो हमें चाहिए था टायर घुमाने के लिए, लेकिन उसके साथ में वो गर्म भी हो रहा है, तो गर्म होने पे वो उसमें ऊर्जा भी आई। और इसके साथ में वो आवाज भी करता है, तो आवाज करता है तो जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो भी उत्पन्न हुई। और जब वो रोड पे चलता है तो जो सड़क होती है उस पर घर्षण भी होता है, मतलब जो सड़क है और टायर है उन दोनों के बीच में घर्षण भी होता है, तो उसके घर्षण ऊर्जा भी हुई। और भी कई ऊर्जाएं होती है जो चलती रहती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मतलब जो ऊर्जा होती है नष्ट नहीं होती है, लेकिन दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा के क्षय के बारे में, मतलब ऊर्जा के जो खर्च होती है फालतू में, मतलब जो हमारे काम की नहीं होती है और वेस्ट होती है। वैसे तो हमने लगभग सारे उदाहरण ले ही लिए हैं कि ऊर्जा किस प्रकार वेस्ट। अभी पिछले हमने देखा था अभी यांत्रिक ऊर्जा में, जो बाइक होती है उससे ऊर्जा वेस्ट होती रहती है, पंखा चलता है उससे होती है, फ्रीज होता है, फ्रीज बाहर से, मतलब फ्रीज जितना अंदर से ठंडा होता है उतना ही बाहर से गर्म रहता है, वो वेस्ट होती है। और हम और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जो ट्रेन का इंजन है। अब इंजन है तो मतलब जो इंजन है वो वहाँ जब चालू होता है या चालू रहता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। इसका हम समझ सकते हैं। तो ऊर्जा के क्षय का मतलब ये है कि जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती है, मतलब जैसे कि बल्ब ही ले लेते हैं हम। अब बल्ब को केवल हमें प्रकाश चाहिए बस, ना कि गर्मी चाहिए, तो बल्ब जो गर्म होता है वो होता है। ठीक है, अब हम ऊर्जा को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, जो ऊर्जा का क्षय है उस लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं इसको। ऊर्जा का क्षय है जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, मतलब कुछ ऊर्जा फालतू में वेस्ट हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो ऊर्जा से तीन प्रकार से होती, मतलब प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, आपके बुक में ये तीन दिए हुए हैं, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। इन सब का होता है। और देखो उष्मा ऊर्जा वही बल्ब वाली बात है जो हम जलाने के लिए यूज में लेते हैं, मतलब प्रकाश के लिए, लेकिन उसमें से उष्मा निकलती है। अब देखो एक बल्ब से ही हम दोनों समझ सकते हैं कि एक बल्ब है, अब इसको हम जलाने के जो प्रकाश के लिए यूज में ले रहे हैं, तो देखो एक तो प्रकाश ऊर्जा हो गई, ठीक है, उसके साथ में उष्मा भी देता है, उष्मा ऊर्जा भी देता है। ठीक है, अब एक पंखा ले लेते हैं, पंखा है, अब पंखा में एक तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा होती है और दूसरी उष्मा ऊर्जा देता है। वो उष्मा ऊर्जा के साथ में जो पंखा चलाता है वो आवाज तो करता ही है, थोड़ी बहुत करता है तो भी करता है, तो एक और होगी इसमें ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो ये ऊर्जा क्षय के प्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए जो उपाय कौन कौन से ले सकते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। अब ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय जैसे कि अब हम घर में हैं, हमें घर से बाहर जाना है, तो घर में जो भी पंखे, कूलर जो भी चल रहे होते हैं, बल्ब, उनको बंद कर देना चाहिए। उनको बंद करने से क्या होगा कि जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा वो कम होगी। और जैसे कि जो बल्ब है, अब बल्ब देखो पहले के जमाने में 100 वाट का बल्ब आता था, 100 वोल्ट का बल्ब आता था। ठीक है, फिर CFL आया, ये 23, 20, 24 वोल्ट होते हैं, मतलब इससे कम वोल्ट का आया। ठीक है, और फिर अभी जो चल रहा है वो आपके चल रहा है LED बल्ब चल रहा है, ये आपके 5, 7 और 9 इन वोल्ट में आता है। और जितना प्रकाश ये देता था उतना ही ये देता है। इन तीनों का प्रकाश है वो क्या था आपके, मतलब जो प्रकाश हमें चाहिए था वो इन तीनों का सेम होता है। मतलब पहले 100 वोल्ट
का बल्ब आता था, मतलब जो एकदम कांच के जैसा आता है बल्ब। तो अब देखो उसको हम जलाते थे, मतलब प्रकाश करते थे उससे, तो वो थोड़ी देर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। इससे नुकसान भी होता था, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उस पर कोई भी बारिश वगैरह आ जाए तो पानी के जो छींटे पड़ते ही वो उसके कांच बिखर जाते थे। फिर सीएपल आया, फिर ये 100 वोल्ट का बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था थोड़ी देर में। फिर सीएपल आया, ये थोड़ी देर बाद में थोड़ा थोड़ा गर्म होता, ठीक है। उसके बाद में एलईडी बल्ब आया। अब एलईडी बल्ब बिल्कुल ही नॉर्मल गर्म होता है, बिल्कुल नॉर्मल। और इससे एक फायदा ये भी है कि मतलब जब बारिश वगैरह आए तो इसके ऊपर छींटे पड़े तो भी है, इसके जो कांच है वो एकदम से बिखरते नहीं है। एक चीज ये समझ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जो बारिश का पानी आता है उससे हम एकत्र कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो भूजल स्तर है वो आपके अच्छा बना रहेगा, और हम उसका बाद में फिर पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर वो पानी हम एकत्र नहीं करेंगे तो हमें जो पानी है फिर निकालना पड़ेगा जमीन से, तो जमीन से निकालने के लिए पंप यूज में लेंगे, तो पंप यूज में लेंगे तो उसमें ऊर्जा वेस्ट होगी, ठीक है। तो एक हम जो विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, तो जैसे कि हमने कोयला संयंत्र लिया था, तो कोयला संयंत्र होता है, तो कोयला संयंत्र में क्या होता है कि कोयले को जलाना पड़ता है, तो उससे जो जलाने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो उष्मा निकलती है, वो ऊर्जा वेस्ट होती है। तो उससे अच्छा है कि कोयला संयंत्र से अच्छा है कि हम जो पवन ऊर्जा संयंत्र है और सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि ताकि वातावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और हमारा काम भी निकल जाए, ठीक है। इस जो ऊर्जा से के कम करने के उपाय है वो नॉर्मली है, आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, देखो अब हम पढ़ते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। मतलब पहले पढ़ते हैं शक्ति, उसके बाद में पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। तो देखो शक्ति क्या होता है। शक्ति ये होता है किसी यंत्र द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं या शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति में ये हो जाएगा आपके कि किसी विद्युत द्वारा, तो और जो शक्ति में होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखो शक्ति से हम समझते हैं कि मान लेते हैं ये कोई दो दोस्त हैं, एक और दो, ठीक है। इन दोनों को दौड़ने के लिए कहा हुआ है कि आपको यहां तक दौड़ना है, ठीक है। अब यहां तक दौड़ना है। अब दोनों को दौड़ने के लिए कहा हुआ है कि पहले यहाँ पे कौन पहुंचेगा। अब मान लेते हैं ये पहले यहाँ पे जो ये 2 नंबर है वो पहले पहुंच गया, और 1 नंबर है वो आपके एक 1 घंटे बाद पहुंचा, 1 घंटे बाद पहुंचा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये 2 नंबर है वो आपके वो इसमें शक्ति ज्यादा है, क्योंकि ये तेज भागा, तेज भागा तभी तो शक्ति होगी, क्योंकि इसके अंदर शक्ति थी तभी तो ये तेज भागा। तो ये जो 2 नंबर दोस्त है उसमें शक्ति बहुत ज्यादा है, तो ये पहले पहुंच गया। एक और उदाहरण लेते हैं आपके कि जो भी जो मशीनें वगैरह होती है आपके, जैसे कि एक कूलर की मोटर होती है और एक जो बड़ी मोटर होती है, मतलब पानी चढ़ाने के लिए टंकी में, जो घर के ऊपर टंकी रहती है। अब जो मोटर होती है कूलर की, वो भी काम वही करती है पानी चढ़ाने का, लेकिन उसकी जो शक्ति होती है, मान लेते हैं कि ये जो है कूलर की मोटर है, कूलर वाली मोटर है, कूलर मोटर। अब इसको तो पानी क्या है यहाँ पे 1 मीटर ही ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि 1 मीटर के बाद में फिर से पानी नीचे आएगा, ऐसे पानी नीचे आएगा। अब एक जो नॉर्मल मोटर होती है जो हम घरों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए लेते हैं, बड़ी वाली मोटर, तो इसकी शक्ति, अब देखो जो ये होगा आपके, अब इसका मान लेते हैं कि 15 मीटर ऊपर है, 15 मीटर मान लेते हैं नॉर्मली। तो अब अगर इस मोटर को यहां लगा दिया जाए तो ये पानी इतना नहीं फेंक पाएगी ऊपर, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी है कि ये 1 मीटर पानी ऊपर फेंक सकती है, 1 मीटर पानी ऊपर फेंक सकती है। और इसकी शक्ति है कि बहुत ज्यादा है, तो ये पानी 15 मीटर से भी ऊपर फेंक सकती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शक्ति क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। देखो शक्ति होता है आपके, पहले तो शक्ति को पावर से लिखते हैं, जिसे P से डिनोट करेंगे। तो शक्ति का होता है कि कार्य करने की दर बताया था, तो हो जाएगा कार्य करने की दर, तो कार्य बट्टा समय, ये हो गया कार्य बट्टा समय हो गया। फिर देखो कार्य को हमने लिखा था W से,
कार्य को W से और समय को T से। अब हमने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा था पहले। कार्य का फॉर्मूला क्या होता था? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल को लिखते थे F से और विस्थापन को S से। ये हो गया। और एक और होता है आपके वेग का फॉर्मूला होता है, वो हम जो शक्ति का फॉर्मूला बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। वेग का फॉर्मूला होता है आपके दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को किससे लिखते हैं? S से और समय को T से, और वेग को लिखते हैं V से। तो ये हो गए आपके V बराबर S बाई T। अब देखो, अब हम फॉर्मूले में पहले देखो W का मान रख देते हैं, क्योंकि W बराबर F इंटू एस है। तो देखो यहाँ पे रख दिया P बराबर W की जगह लिख दिया F इंटू एस, F इंटू एस लिख दिया। ठीक है, और फिर नीचे लिख दिया T का T। अब देखो ये देखो S बाई टी, S बाई टी, S अपॉन टी। हमारे पास S अपॉन टी में क्या है? S अपॉन टी किसके बराबर है? वेग के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके P बराबर एफ वी, ये लिख सकते हैं। अब बल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। बल का क्या होता है? एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये पढ़ा था। तो अब की जगह हम लिख देंगे एम ए, तो शक्ति का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एम ए वी। ये तो आगे हमारे पास शक्ति के दो फॉर्मूले, तो आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें काम आएंगे दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है। शक्ति का मात्रक देखो, हमें पता है कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक हमें पता है कि जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एक तो मात्रक हो गया ये आपके जूल बटा सेकंड, एक मात्रक हो गया ये। और जो शक्ति का जो मात्रक ज्यादातर यूज में लेते हैं, जो वोट होता है, क्या होता है? वोट, शक्ति का। अभी ये वोट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? आविष्कार भाप के इंजन का। भाप के इंजन का आविष्कार किया, तो आविष्कार किया तो इनके सम्मान में इन्होंने की शक्ति का मात्रक वोल्ट, आपके वोल्ट रखा। ठीक है, एक ये हो गया। एक होता है आपके जो अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर, एचपी, अश्व शक्ति, ये भी आपके शक्ति का मात्रक होता है। और एक हॉर्स पावर में आपके 746 वोट होते हैं, 746 वोट होते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में ले लेते हैं, और जो ये आपके शक्ति का जो फॉर्मूला निकला है उसको हम ढंग से लिख लेते हैं। शक्ति किसी यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, क्योंकि जो कार्य करने की दर है, तो कार्य एक अदिश राशि है और कार्य करने की दर है, तो ये भी एक अदिश राशि होगी। अब देखो शक्ति का फॉर्मूला, कार्य बटा समय W बाई टी, फिर W का मान, W क्या कार्य था, कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन F इंटू एस, तो F इन W की जगह मान रख दिया F इंटू एस, और T का T लिख दिया। ठीक है, फिर F बराबर F इंटू एस बाई टी, वेग होता है आपके दूरी बटा समय S बाई टी, तो S बाई टी की जगह लिख दिया हमने V। तो एक तो जो शक्ति का फॉर्मूला हो गया आपके, हो गया एफ वी। अब हमें पता है कि जो बल का फॉर्मूला है वो होता है एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो फिर एफ की जगह मान हमने लिख दिया एम ए, तो एक और फॉर्मूला आ गया शक्ति का, एम ए वी। अब देखो शक्ति का मात्रक, पहला मात्रक आपके वोट, दूसरा जूल, जूल बटा सेकंड, तीसरा अश्व शक्ति हॉर्स पावर, इसमें 746 वोट होते हैं, 746 वोट एक अश्व शक्ति में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। अभी पढ़ा शक्ति थी, शक्ति, अब पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में ये हो जाएगा आपके कि विद्युत, किसी विद्युत द्वारा, किसी विद्युत यंत्र द्वारा कार्य करने की दर होती है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। या फिर किसी भी परिपथ में विद्युत द्वारा जो ऊर्जा रूपांतरण की जाती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं।
अब देखो विद्युत शक्ति भी एक अदिश राशि होगी, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इसको भी P से ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य को लिखते हैं W से बटा T। अब देखो, अब हमें यहाँ W का मान लेना है QV, मतलब Q का मतलब होता है आवेश और V का मतलब वोल्ट। मतलब किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, किसी आवेश को लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है, तो हम इसको W के बराबर ले लेते हैं। इस कार्य को W के बराबर ले लेते हैं, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपके एक और सूत्र हमने पढ़ा था I बराबर Q बाई T। क्या पढ़ा था हमने? I बराबर Q अपॉन T, ये पढ़ा था, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो पहले देखो, पहले हम W का मान लिखते हैं। W का मान हो जाएगा आपके Q इंटू V बटा T का T रख दिया। देखो P बराबर, अब Q बाई T का मान हमारे पास है, तो देखो ये यहाँ पे Q बाई T रहा, Q बाई T की जगह लिख देंगे I, तो ये हो जाएगा V, तो ये है ही है, और ये हो जाएगा आपके I, ये हो जाएगा I। तो अब देखो एक और जो विद्युत शक्ति है उसका जो फॉर्मूला ये हो जाएगा V इंटू I, ये हो गया। अब इसका एक जो व्यावसायिक मात्रक होता है, मतलब जो हम घरों में जो बिजली यूज में लेते हैं ना कि यूनिट, इतनी यूनिट बिजली खर्च हमने की, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 30 यूनिट, तो एक यूनिट, अब एक ही यूनिट में होता है आपके 1 किलोवाट घंटा। अब देखो 1 किलोवाट घंटा हमने डिटेल से पढ़ लिया था पहले पूरा। इसका मान होता है आपके जूल में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता है। या फिर ये लिख सकते हो आप 6 इंटू 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये हो जाएगा आपके। और यूनिट में इसका मात्रक होता है जूल, और ऐसे जो जब शक्ति होगी तब हम इसका मात्रक लेंगे आपके वोट, ये हो जाएगा। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और एक और परिभाषा है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर होती है उसे भी विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटा समय W बाई T, तो W का मान हमने रख दिया QV, और I होता है Q बाई T। तो W का मान जैसे हमने QV रखा, नीचे T तो है ये, तो हमारे पास Q बाई T आ गया। अब Q बाई T की वैल्यू में पता है कि I होता है, तो इसका जो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो बन गया VI। अब देखो जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक मतलब जो भी है, जो कंपनियां होती है, मतलब जो बिजली देने वाली कंपनियां होती है, वो जो हमारे घर पे बिल भेजती है वो हमेशा यूनिट में ही भेजती है। 20 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट ये बिजली आपके खर्च हुई है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के, और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आपके 10th में जो फिजिक्स पार्ट है, मतलब 9, 10 और 11 जो लेसन है वो कंप्लीट होते हैं। और जो ये तीनों चैप्टर है वो आपके 5-5 नंबर के थे, मतलब तीनों के 15 नंबर हो गए, वो कंप्लीट हो गए हैं। और आप इससे अच्छे से नोट्स बनाएं, और आपके कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।